प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के टीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 7 के पाठ पदार्थों के पृथक्करण पर चर्चा करूंगी। यह इस पाठ का चौथा वीडियो है। बच्चों, इसके पहले के 3 वीडियो में हम लोगों ने पृथक्करण की विभिन्न विधियों के बारे में जाना था। आज इस भाग में हम लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट कैसे और क्यों होती है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग पदार्थों की विलयता और संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात करते हैं। बच्चों, आप लोग अपने घरों में तरह तरह के अनाज खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो अनाज खा रहे हैं वह पूरी तरह से शुद्ध है या उसमें अन्य पदार्थों की मिलावट की गई है? आजकल खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे खाद्य पदार्थ में लाभ कमाने के लिए अवांछित तथा हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये मिलावटी पदार्थ हमारे खाद्य पदार्थ की मात्रा तथा चमक बढ़ाते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता को खत्म करते हैं। मिलावटी पदार्थ बहुत बीमारी का कारण होते हैं, इसलिए हमें मिलावटी वस्तुओं की पहचान कर उससे दूर रहना चाहिए। चलिए देखते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कौन से मिलावटी पदार्थ मिलाए जाते हैं। बच्चों, हल्दी में मेटानिल येलो या मिट्टी मिली होती है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह से धनिया के पाउडर में घोड़े की लीद मिला दी जाती है। दालचीनी में अमरूद की छाल को मिला दिया जाता है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। बच्चों, पपीते के बीज देखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह ही होते हैं। लाल मिर्च में ईंट के चूर्ण को मिला दिया जाता है, मतलब पहले ईंटों का चूर्ण बनाया जाता है और फिर उन्हें लाल मिर्च में मिला दिया जाता है। इसी तरह हरे मटर को और अधिक हरा दिखाने के लिए मेलाकाइट ग्रीन रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है। और बेसन में खेसारी दाल, पीली मिट्टी या चावल का आटा मिलाया जाता है। और बच्चों, आप लोग जानते हैं, जब हम लोग बहुत अधिक मात्रा में खेसारी दाल का सेवन करते हैं तो हमें लेथारिज्म नाम की बीमारी होती है। इसी तरह चावल में प्लास्टिक और आलू से बने नकली चावल मिले हुए हो सकते हैं और सरसों के दाने या राई में आर्जीमोन के बीज मिला दिए जाते हैं। इसी तरह वनस्पति तेल में भी आर्जीमोन के बीज मिले हुए होते हैं। बच्चों, यह आर्जीमोन का पौधा है। यह हमारे आसपास बहुतायत में पाया जाता है और आप लोग इस पौधे को जरूर पहचानते होंगे। जब सरसों के पौधे में फूल खिलते हैं, उसी समय आर्जीमोन के पौधों में भी इस तरह के पीले रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं और इन्हीं आर्जीमोन के बीजों को सरसों के बीजों के साथ पीस करके तेल बना दिया जाता है। और आर्जीमोन के बीजों से हमें ड्रॉप्सी नाम की बीमारी होती है। इसी तरह बच्चों, जो दूध आप लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं, हो सकता है कि उसमें डिटर्जेंट, यूरिया या कास्टिक सोडा मिला हुआ हो। अनाजों में स्टार्च और पत्थर के टुकड़े मिला दिए जाते हैं। बच्चों, हम लोग बाजार से जब फल और सब्जियां खरीदते हैं तो हम लोग फल सब्जियों की चमक देख करके उन्हें खरीदते हैं, लेकिन हो सकता है कि फल और सब्जियों की यह चमक
किसी रसायन के प्रभाव से बढ़ाई गई हो, जैसे कि कद्दू, लौकी आदि को बड़े आकार का बनाने के लिए उन्हें ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। बच्चों, ये वही ऑक्सीटॉक्सिन है जिसका प्रयोग गायों से जबरन दूध निकालने के लिए किया जाता है। इसी तरह केले, पपीते, आम आदि फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन नाम के रसायन का उपयोग होता है और मटर, परवल आदि को ज्यादा हरा दिखाने के लिए उनमें मेलाचाइट ग्रीन नाम के रसायन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, जब भी आप परवल आदि सब्जियां खरीदें तो उन्हें हाथ से छू कर देख ले कि क्या ये सब्जियां आपके हाथों में हरे रंग को छोड़ रही हैं। तो इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत अधिक चमकीले फलों को नहीं खरीदना चाहिए। बहुत बार फलों को पेट्रोल आदि रसायनों से साफ किया जाता है या उन पर मोम की परत चढ़ा दी जाती है। जब भी हम बाजार से फल खरीद कर लाएं तो हम उन्हें 3-4 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें, जिससे कि एसिटिलीन गैस की मात्रा उनमें से पूरी तरह निकल जाए। तो अब बच्चों, जब भी आप लोग बाजार जाइएगा तो फल और सब्जियों की चमक और बड़े आकार को देखकर उन्हें नहीं खरीदिएगा, बल्कि जैविक कृषि द्वारा या कंपोस्ट खाद का उपयोग कर जिन फलों और सब्जियों को उगाया जाता है उन्हें ही खरीदने पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लोग बच्चों देख रहे हैं किस तरह से फलों और सब्जियों में इंजेक्शन और हानिकारक दवाइयां देकर उन्हें बहुत अधिक दिनों तक ताजा रखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, क्या जल में किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकते हैं? इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए, हम लोगों ने यहाँ गिलास में पानी लिया और हम लोग नमक को यहाँ घोल के देखते हैं। यह 1 चम्मच नमक, हम लोग इसे यहाँ पर इस तरह से पानी में घोल रहे हैं। यह नमक पानी में घुलते जा रहा है। यह देखिए, यह नमक पूरी तरह से पानी में घुल गया। अब हम लोग इसमें 1 चम्मच और नमक मिलाते हैं। यह देखिए, यह नमक भी यहाँ पानी में घुल गया। यहाँ पर नमक पानी में घुलते चला जा रहा है। अब हम लोग 1 चम्मच और नमक लेते हैं और यहाँ पानी में घोलते हैं। अब बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नमक जो है यह चम्मच में रह गया। मतलब इसमें हम 2 चम्मच नमक पूरी तरह से पानी में घोल लिए, लेकिन जब हमने तीसरा चम्मच नमक डाला तो यह पानी में नहीं घुला। मतलब अब यह विलयन संतृप्त विलयन बन चुका है। अब हम लोग इस पानी में और नमक को नहीं घोल सकते। यह नमक देखिए आप लोग, यहाँ पानी में नीचे जाकर के यह नमक बैठा हुआ है। यहाँ देखिए आप लोग बच्चों, यह नमक जो है यह पानी में बैठ गया है और यह संतृप्त विलयन बन चुका है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या किसी तरह इसमें हम और नमक घोल सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों यह देखिए, हम लोग बर्तन में इस विलयन को डाल देते हैं। यह जो नमक हमारे गिलास की तली में जमा था
इसे हम लोगों ने बर्तन में डाल दिया। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर पेंदी में यह आप लोगों को नमक दिख रहा है। अब हम लोग इसे गर्म करते हैं। यहाँ पर यह पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ। जैसे जैसे यह पानी गर्म हो रहा है, यहाँ आप लोग देखिए बच्चों, नमक जो है यह पानी में घुलते चला जा रहा है। इस क्रियाकलाप से आप समझ गए होंगे कि किसी विलयन में हम एक निश्चित सीमा तक ही विलेय पदार्थ मिला सकते हैं। एक सीमा के बाद विलयन की विलेय क्षमता समाप्त हो जाती है। ताप बढ़ाकर विलयन की विलेय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इसी आधार पर हम विलयन का वर्गीकरण कर सकते हैं। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिला सकते तब उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, और जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ मिला सकते हैं तब उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पदार्थों के पृथक्करण पाठ में बताई गई सारी बातों पर चर्चा कर ली है। चलिए एक बार हम लोग इस पाठ में बताई गई मुख्य बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। मिश्रण को उसके अवयवों से अलग करना ही पृथक्करण है। पृथक्करण की विधि उस अवयव की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसे पृथक करना है। अनाज से भूसा, कंकड़ जिसकी मात्रा कम होती है, हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर के कारण इसे चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा अलग किया जाता है। जल और रेत के मिश्रण को थोड़ी देर स्थिर छोड़ देने पर रेत तली पर बैठ जाती है, इसे अवसादन कहते हैं। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ को निस्यंदन द्वारा अलग करते हैं। किसी विलयन में जब कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। कभी कभी किसी पदार्थ को पृथक करने के लिए पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। पृथक्करण का उपयोग दूध में मक्खन को अलग करने, समुद्र से नमक प्राप्त करने, जल को शुद्ध करने आदि में किया जाता है। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।